नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक इतनी बड़ी किताब हो सकती है जो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके हक और उनके सपनों को एक रास्ता दिखाती हो? जी हाँ, वो किताब है भारत का संविधान। हमारे देश का कह सकते हैं असली ब्लूप्रिंट। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट की बनावट को समझने वाले हैं। तो सवाल उठता है, ये किताब आखिर है कितनी बड़ी? इसमें है पूरे 25 अलग अलग हिस्से या पार्ट्स। अब हर पार्ट को एक पजल के पीस की तरह समझिए, जो जब साथ में जुड़ते हैं तो हमारे देश की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो फिर सवाल ये है कि ये 25 हिस्से मिलकर भारत की कहानी सुनाते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है कि पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं। ये 25 हिस्से मिलकर एक देश के बनने की, उसके चलने की और उसके आगे बढ़ने की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए, इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की, संविधान, देश का ब्लूप्रिंट। आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे देश की नींव है, वो ब्लूप्रिंट जिस पर सब कुछ टिका है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो ये वो रूल बुक है जो बताती है कि भाई सरकार चलेगी कैसे, सरकार के अलग अलग हिस्से क्या क्या काम करेंगे, और सबसे जरूरी बात कि इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे हक क्या हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और देखिए, संविधान की कहानी शुरू ही होती है नागरिक से, क्योंकि किसी भी देश की बुनियाद तो उसके लोग ही होते हैं ना। तो हमारा संविधान भी सबसे पहले यही तय करता है कि इस देश का नागरिक कौन है और उसके हक क्या-क्या हैं। तो देखिए, इसकी बनावट कितनी लॉजिकल है। सबसे पहले आता है पार्ट 1, जो ये बताता है कि भारत देश है क्या। मतलब इसकी जमीन कहाँ तक है, कौन-कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब ये तय हो गया तो फिर पार्ट 2 ये बताता है कि इस जमीन पर रहने वालों में से भारतीय नागरिक कौन कहलाएगा। तो पहले देश की जमीन, फिर उसके लोग। अब हम आते हैं संविधान के, कह सकते हैं, बिल्कुल दिल पर। पार्ट 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। इसे खास इंपॉर्टेंस दी गई है और वजह भी बहुत खास है, क्योंकि यही वो अधिकार हैं जो हर भारतीय को एक सम्मान के साथ जीने का भरोसा देते हैं। और यूं ही नहीं, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। बराबरी का हक, आज़ादी का हक, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ हक, ये सब कुछ इसी में है। और याद रखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये पक्की कानूनी गारंटी हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संविधान में पार्ट 3 के ठीक बाद आता है पार्ट 4, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, अगर वो किसी को नहीं मिलते तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन पार्ट 4, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो सरकार के लिए बस एक गाइडलाइन है, एक नैतिक कंपास की तरह कि देखो, अच्छी सरकार को ऐसे काम करने चाहिए। पर अगर सरकार वो नहीं करती तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जहाँ हक है वहाँ कुछ फर्ज भी तो होंगे, है ना? बिल्कुल। इसीलिए है पार्ट 4A, जिसमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे अपने तिरंगे का सम्मान करना, देश के पर्यावरण की रक्षा करना। सीधी सी बात है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक है, नागरिक की बात हो गई, उनके अधिकार और कर्तव्यों की बात हो गई। अब संविधान आगे बढ़ता है उस मशीनरी की तरफ जो इस पूरे देश को चलाती है, मतलब सरकार। और ये बताता है कि पावर कैसे बटेगी और देश का सिस्टम चलेगा कैसे। और हमारा संविधान सरकार को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से 3 लेवल पर बांटता है। सबसे ऊपर पार्ट 5 में है केंद्र सरकार, यानी द यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब आ जाते हैं। फिर पार्ट 6 में आती हैं राज्य सरकारें, जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं। और फिर पार्ट 8 में उन यूनियन टेरिटरीज की बात है जिन पर सीधा केंद्र का शासन होता है। तो देखा कितना क्लियर स्ट्रक्चर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में असली पावर सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठे लोगों के पास नहीं है। हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि ये पावर को खींचकर बिल्कुल जमीनी स्तर तक, यानी सीधे जनता के हाथों में देता है। और ये कमाल किया गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इनके जरिए संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया, जो गांवों में पंचायतों को ताकत देता है
और पार्ट 9A जोड़ा गया, जो शहरों में नगरपालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज को ताकत देता है। मतलब लोकतंत्र को सचमुच लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। अच्छा, अब जरा फटाफट कुछ और जरूरी सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। ये वो इंतजाम है जो इतने बड़े और अलग-अलग तरह के देश को एक साथ जोड़कर रखते हैं और स्मूथली चलने में मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पार्ट 11, जो केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते तय करता है। मतलब कानून बनाने, शासन चलाने और पैसे रुपए के मामलों में कौन क्या करेगा। ये हमारे फेडरलिज्म की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद आता है पार्ट 15, जो हमारे लोकतंत्र की जान है, चुनाव। इसी पार्ट के तहत इलेक्शन कमीशन बनता है, जो ये पक्का करता है कि देश में चुनाव फ्री और फेयर हों। और हाँ, पार्ट 17 भी जरूरी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा की बात करता है। भाई, इतने बड़े और डाइवर्स देश में सरकारी कामकाज किस भाषा में होगा, ये भी तो तय करना जरूरी है। और अब आते हैं हम दो सबसे जरूरी और शायद सबसे पावरफुल हिस्सों पर। पहला, कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आए तो क्या होगा, और दूसरा कि क्या ये संविधान हमेशा ऐसा ही रहेगा या वक्त के साथ बदल भी सकता है। तो पहले इस सवाल का जवाब है पार्ट 18 में। इसे डबल स्टार इंपॉर्टेंस दी गई है और ये है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस। ये एक तरह से देश का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच, जिसे बहुत ही मुश्किल हालात में देश की एकता और सुरक्षा को बचाने के लिए बनाया गया है। और संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है। नेशनल इमरजेंसी, जब पूरे देश पर खतरा हो। दूसरा, राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी राज्य का सिस्टम फेल हो जाए। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाए। और अब दूसरे सवाल का जवाब, जो शायद सबसे खूबसूरत बात है हमारे संविधान की, वो ये कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। पार्ट 20 इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीता जागता दस्तावेज बनाता है। ये हमारी संसद को पावर देता है कि वो वक्त और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव यानी अमेंडमेंट्स कर सके, ताकि ये हमेशा हमारे लिए रेलेवेंट बना रहे। तो इन 25 हिस्सों के इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि संविधान का कौन सा हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। क्या वो पार्ट 3 है, जो हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, या फिर पार्ट 9 जो हमारे गांव और शहर की सरकारों को ताकत देता है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सच तो ये है कि संविधान की कहानी किसी और की नहीं, हम सब की कहानी है।